नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार से आसान नहीं होगी भाजपा के नए चेहरे की डगर। चुनाव में त्रिवेंद्र और उमेश कुमार की राजनीतिक लड़ाई को फिर किया ताजा। हरिद्वार में आमने सामने आ सकते हैं दोनों ही नेता। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्टिव मोड में आई भाजपा। चुनावी कार्यालय का हो रहा उद्घाटन। नैनीताल प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया अपनी जीत का दावा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहे बड़े झटके। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस का घट रहा कुनबा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। बेरोजगारी और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों को ढाल बनाएगा विपक्ष। 2 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी हुई हरिद्वार की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। बीजेपी ने हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस का मंथन इस सीट पर जारी है। लेकिन त्रिवेंद्र के लिए इस राह में कई कांटे बिछे हुए हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की राह में कांटे के रूप में देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र की राह नहीं आसान। हरिद्वार से त्रिवेंद्र की राह में उमेश के नाम का कांटा। चुनाव ने त्रिवेंद्र उमेश की लड़ाई को किया ताजा। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। 5 लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हरिद्वार सीट पर रहने वाला है। हरिद्वार सीट इस बार हॉट सीट बनकर उभर रही है, क्योंकि चुनावी मैदान में बीजेपी ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस में फिलहाल इस पर मंथन ही जारी है। तो वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की भी चुनाव लड़ने की तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से यूं तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जीत तक पहुंचने की राह इतनी आसान नजर नहीं आती। एक तरफ जहां क्षेत्रीय मुद्दों का त्रिवेंद्र सिंह रावत को सामना करना पड़ेगा, तो वहीं पुराने दुश्मन से भी टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा। गन्ना किसानों का मुद्दा और पिछले मॉनसून में आई बाढ़ से परेशान लोगों के दर्द का मुद्दा त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मुंह बाए खड़ी है। तो वहीं उमेश कुमार की उन मुश्किलों के दिनों में बढ़ती सक्रियता भी त्रिवेंद्र के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हरिद्वार क्षेत्र से यूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते सालों में सक्रिय रहे, लेकिन वहां के लोकल लोगों में उमेश कुमार ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई, जिसका फायदा वो लोकसभा चुनाव में ले जा सकते हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र की राह में उमेश नाम का कांटा भी है, जिससे पार पाना त्रिवेंद्र रावत के लिए आसान नहीं होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार की पुरानी दुश्मनी की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकाल के दौरान उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घूस ली थी। ये आरोप इतने गंभीर थे कि राज्य में बवाल मच गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उमेश के खिलाफ सरकार बनाम उमेश का मामला चलाया। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उमेश के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भी भिजवाया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। तभी से दोनों के बीच की तल्खी जग जाहिर है। अब मौका है लोकसभा चुनाव का, तो एक ही सीट से दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ सकते हैं। यदि उमेश कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वो अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस सरप्राइज करते हुए उमेश कुमार को टिकट दे सकती है। फिलहाल इस पर संशय बरकरार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की राह में कांटा भी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ते आगे। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारी और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश पूजन किया जाना चाहिए, ताकि सारे विघ्न दूर हो जाए। सभी कार्य अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और इसी संकल्प के तहत वो भी अपनी अहम भूमिका
भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जरूर जीत हासिल करेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश पूजा करके अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं हम लोग। ऐसे ही आज शुभारंभ प्रदेश में और देश में हर जगह पर हो रहा है। विघ्न बाधा ना आए, हमको सद्बुद्धि देना और हम किसी का अहित न कर सकें। जो हमारा अहित अकारण करने की सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 3 दिन में 8 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिससे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री पीयूष गोयल, पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है? आखिर क्या कारण है कि उनके जो नेता है वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। लगातार घट रहा कांग्रेस का कुनबा, एक के बाद एक पार्टी को लग रहा झटका। कई नेताओं ने कांग्रेस का छोड़ा दामन। क्या अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है कांग्रेस? लोकसभा चुनाव सिर पर है। चुनावी समर में जीत का परचम लहराने के लिए सियासी दलों की तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान और पुरोना से पूर्व विधायक रहे मालचंद ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को झटका दिया, तो वहीं आज टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। बता दें कि 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा था और अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस का कुनबा और जनाधार लगातार घटता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी से किसी भी नेता के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई कम नहीं हो रहा है। देखिए, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। नेता के जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये दुख और तकलीफ की बात तब होगी जब आपका बूथ का कार्यकर्ता दाएं बाएं शिफ्ट होगा, और नेता तो आज यहाँ है कल वहाँ है, ये फितरत होती है राजनीतिक व्यक्ति की। और जो सत्ता प्राप्त कर लेता है उसको ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सत्ता के बिना नहीं रह सकता। विधायक बन गया, एमपी बन गया, तो फिर उसको दुनिया की राजनीति की चकाचौंधी दिखती है, वो दाएं बाएं खिसकना चाहता है, इसीलिए ये गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों में सिर्फ ये 2 नाम ही शामिल नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुकृति गुसाई को लेंसडाउन विधानसभा से टिकट दिया था, जिसमें उनको हार का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी, ईडी और सीबीआई का डर विपक्षी दलों को दिखा रही है, जिसके चलते नेता पार्टी छोड़ रहे हैं।
ईडी और सीबीआई के दम पर या आईटी के दम पर जिस तरीके से पूरे देश में जो है विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम चल रहा है, देहरादून में भी आपने जो है ईडी की कार्रवाई देखी और अनुकृति गोसाई जी को भी जो है ईडी में जो है बुलाया गया था। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन मैं भी स्पष्ट तौर पे इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका इस्तीफा अभी पार्टी को मिला नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर वो अपनी बात पार्टी फोरम पर रखना चाहेंगी तो निश्चित तौर पर पार्टी उनकी बात को सुनेगी। लेकिन यकायक सोशल मीडिया में उनके इस्तीफे की जिस तरीके से घोषणा सुनी वो आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि पार्टी ने उनको जो मान सम्मान दिया उसके बदले में इस प्रकार का व्यवहार समझ से परे। वहीं बीजेपी में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मोदी से प्रभावित होकर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। मैं शुरू से कह रहा हूँ पूरे देश का एक माहौल बना हुआ है, पूरे देश का, और ये देवभूमि है। मोदी, ये हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है, मोदी जी के दिल में वास करता है। मोदी जी के द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसका बड़ा प्रभाव है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यही नहीं, अनेकों राज्यों के सीटिंग एमएलए छोड़कर जा रहे हैं, एमपी छोड़कर जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान देना चाह रहा है वो सब पार्टी में आ रहे हैं, सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है या फिर कांग्रेस में नेता खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। चुनावी रण में उतरने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने जहां 5 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस अब भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है, ये रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या है कांग्रेस का प्लान? 2 सीटों पर कौन करेगा उम्मीदवारी? कई मुद्दों के सहारे बीजेपी को घेरने की तैयारी। चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस अब भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने में कंफ्यूज नजर आ रही है। हरिद्वार और नैनीताल सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, फिलहाल अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है। हालांकि जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। पहाड़ से मैदान तक विपक्षी दल के पास बीजेपी को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का मुद्दा या फिर गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा, हर विषय को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। मुद्दे एक नहीं कई सारे हैं। मुद्दे सुबह से लेकर शाम हो जाएगी अगर मुद्दे गिनाने लगे। भ्रष्टाचार में आकंठ इनका हर विभाग हर मंत्री डूबा हुआ है। जिस तरह से महिला अपराध में 9 हिमालयी राज्यों को इन्होंने पछाड़ दिया है और उत्तराखंड को आज यूपी और बिहार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। अंकिता भंडारी को जिस तरह से न्याय नहीं मिला, पिंकी नेगी, किरण नेगी, ये तमाम वो लोग हैं जो अभी तक जिनके परिजन सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। अग्निवीर योजना जिसने कुठाराघात किया है युवाओं के सपनों में, जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई के दंश ने देश को तंग कर रखा है, वैसे ही उत्तराखंड की जनता भी उससे आजिज आ चुकी है। जंगली जानवरों का आतंक है और किस तरह से हमारे पहाड़ बियाबान हो रहे हैं और पलायन के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, जुमले हैं इनके पास, लच्छेदार बातें हैं। इस लोकसभा चुनाव सत्ता दल बीजेपी के पास मौका होगा पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच दिखाने का, तो वहीं बीजेपी की कमियां उजागर करने का मौका विपक्ष के पास होगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सांसदों को बताना होगा कि पिछले 5 सालों में आखिर कितना कामकाज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों में किया है। भाजपा ने 5 सांसदों की उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी। पौड़ी के सांसद की क्या उपलब्धियां हैं, टिहरी के सांसद की क्या उपलब्धियां हैं, नैनीताल के सांसद की क्या उपलब्धियां हैं, हरिद्वार के सांसद की क्या उपलब्धियां हैं और अल्मोड़ा के सांसद की क्या उपलब्धियां हैं, ये बताना पड़ेगा भाजपा को।
भाजपा को श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा कि हमारे सांसदों ने क्या काम किए, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ लाए, कौन सी बड़ी रेलवे लाइन यहाँ बना दी उन्होंने उनके कार्यकाल में। हाशिए पर गई कांग्रेस का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का जनाधार और कुनबा लगातार घटता रहा। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। कई नेताओं ने तो चुनाव लड़ने में ही दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण कांग्रेस को लोकसभा सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाल तो ये है कि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस की ये तलाश अब तक भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद बीजेपी का रास्ता रोकने का प्लान तैयार कर रही कांग्रेस के लिए आखिर जनता के बीच घूम रहे मुद्दे कितना मददगार साबित होंगे, देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संवाद में विधि टीम का गठन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के हर जुमले का जवाब विपक्ष जरूर देगा। इसके लिए टीम बूथ स्तर पर समन्वय बनाकर काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि उनके निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है, जिसमें चुनाव संचालन के लिए पार्टी ने संवाद और विधि टीम का गठन किया है। चुनाव में अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। का गठन हमारे लगभग 2 महीने पहले से हम लोग पूरे राज्य भर में चुनाव की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे लोकसभा क्षेत्रों में हमने डेस्क हेड बनाए हैं और हमने साथ में कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं, जो हमारे बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे राज्य भर में विधि टीम का और जो हमारी कम्युनिकेशन टीम है उसका हम लोगों ने गठन किया है, जो पूरे राज्य से जो सूचनाएं का आदान प्रदान होगा, हमारे जो ये टीम बनी हमारी कम्युनिकेशन टीम है वो उससे संवाद स्थापित करेगी। उधर मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने मंगलौर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया, जिस पर निर्वाचन आयोग ने बताया कि पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और स्वर्गीय विधायक सरवत करीम अंसारी के बीच हाईकोर्ट में विवाद विचाराधीन है, जिस वजह से उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि वे हाईकोर्ट से जो उन्होंने दायर याचिका की थी उसे 25 नवंबर 2023 में ही वापस ले चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में बाई इलेक्शन में कोई जिक्र नहीं था। ये क्वेश्चन काफी वाजिब है या ना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022 ये अभी माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में माननीय हाईकोर्ट में ये विचाराधीन है। इस वजह से इसका स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्या रह गई होगी, अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो है ये कह रहे हैं इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हैं। कोई प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया, कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है। ये सरकारी गज़ेट है उत्तराखंड का। इन दिनों अल्मोड़ा होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महिला समूह द्वारा होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। जिले में महिला समूह अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठकी होली का पर्व मना रही हैं, साथ ही अपनी सभ्यता को संजोए रखने का संदेश दे रही हैं। वहीं महिला कल्याण संस्था के अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से उनकी संस्था की कोशिश है कि आज के युवाओं को अपनी परंपरा संस्कृति से जोड़ा जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की होली, विशेषकर कुमाऊं की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महिलाओं का उत्साह जो होता है वो कुमाऊं में देखने लायक होता है। जैसे रंगों की होली का त्यौहार हमारे जीवन में एक रंगों की उत्साह लाता है, उसी तरीके से ये जो महिलाएं हैं इनका उत्साह यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जो महिलाओं ने प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग चारधाम यात्रा में आने वाले कमर्शियल और प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों की सहूलियत को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवहन विभाग GMVN के सहयोग से यात्रा मार्ग पर 28 रिचार्ज सेंटर की व्यवस्था करेगा। इन रिचार्ज सेंटर की जानकारी ऐप के माध्यम से भी यात्रियों को दी जाएगी। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। उधर लक्सर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 55 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाल राजीव राठौड़ ने बताया कि सभी आरोपी आसपास के गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड पर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार से आसान नहीं होगी भाजपा के नए चेहरे की डगर। चुनाव में त्रिवेंद्र और उमेश कुमार की राजनीतिक लड़ाई को फिर किया ताजा। हरिद्वार में आमने सामने आ सकते हैं दोनों ही नेता। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्टिव मोड में आई भाजपा। चुनावी कार्यालय का हो रहा उद्घाटन। नैनीताल प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया अपनी जीत का दावा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहे बड़े झटके। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस का घट रहा कुनबा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। बेरोजगारी और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों को ढाल बनाएगा विपक्ष। 2 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार।